नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः स्वागत करता हूं आपका उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 18 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उसके आगे हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आ सकते हैं। और इसके अलावा और भी विभिन्न जो परीक्षाएं चल रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी इतिहास दर्शन के प्रश्न आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज उसके आगे हम लोग बातचीत करते हैं जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था, वीडियो नंबर 1 जो था हिस्टोग्राफी का। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे कि ये कथन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये कथन किस इतिहासकार से संबंधित है? कथन सुनिएगा। कथन है, इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है नामक ये जो कथन है, ये किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर वॉल्स, गाल्ब्रेथ, G.R. अल्टन और चार्ल्स वर्थ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से उत्तर दे रखा है और ये उत्तर है G.R. अल्टन, उसका उत्तर होंगे। G.R. अल्टन सही उत्तर है। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, और ये कथन है, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। अर्थात इतिहास जो है वो राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, राष्ट्र को उससे जाना जाता है। तो इसका उत्तर आप देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन है, K.M. मुंशी, डॉक्टर राधाकृष्णन, राहुल संकीर्त्यानंद, नीलकंठ शास्त्री। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा ये वाक्य कहा गया है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, कौन इतिहासकार ऐसा है जो वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग को आवश्यक मानता है? तो यहाँ पर भी हमारे सामने 4 ऑप्शन है, A.L. राउस, डिल्थे, E.H. कार और शीलर। तो यहाँ पर उत्तर होगा शीलर। शीलर ऐसा मानते हैं कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इतिहास में होना चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़े जो कि प्रश्न संख्या 22 है, और इसमें है कि इतिहासकार की भविष्यवाणी तथा भावी मार्गदर्शन का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत है। ये कथन किससे संबंधित है? किसने इस कथन को कहा है? तो यहाँ पर भी हमारे सामने 4 ऑप्शन है, E.H. कार, B. वॉल्स, C. कार्ल पॉपर और D. देवी। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो उत्तर है E.H. कार। E.H. कार महोदय ने ये कथन कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इतिहास और विज्ञान दोनों का चिंतन एक जैसा है। इतिहास और विज्ञान दोनों का चिंतन एक जैसा है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर A.L. राउस, शेख अली, शीलर और उसके अलावा वॉल्स ऑप्शंस में हैं, जहां पर उत्तर वॉल्स होगा। वॉल्स इस कथन को कहते हैं कि इतिहास और विज्ञान दोनों का चिंतन एक जैसा है। तो सही उत्तर है वॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि डार्विन ने इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार दिया। डार्विन ने इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार दिया और उसे अन्य विज्ञानों से संबद्ध किया। यह कथन किसका है? तो इस पर भी 4 ऑप्शन है, वॉल्स, E.H. कार, J.B. ब्यूरी और कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर होगा J.B. ब्यूरी। J.B. ब्यूरी ने यह कथन दिया है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्राकृतिक विज्ञान तथा मानविकी विज्ञान के मध्य अंतर किसने स्पष्ट किया था? कौन सा ऐसा विद्वान है जो प्राकृतिक विज्ञान तथा मानविकी विज्ञान के मध्य अंतर को स्पष्ट करता है? यहाँ पर भी हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शंस में डिल्थे इसका उत्तर होगा।
डेल्थे नामक विद्वान ने प्राकृतिक विज्ञान तथा मानविकी विज्ञान के मध्य सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें जो कि प्रश्न संख्या 26 है, और इसमें एक कथन है, और कथन है हिस्ट्री इज अ फिलॉसफी टीचिंग बाय एग्जाम्पल। हिस्ट्री एक दर्शन है जिसको हम उदाहरणों से समझ सकते हैं। और ये कथन किसके माध्यम से कहा गया है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, ए.एल. राउस, शेख अली, डिल्थे और रेनियर, जिसमें उत्तर होगा शेख अली। शेख अली कोडेड दिस स्टेटमेंट, हिस्ट्री इज अ फिलॉसफी टीचिंग बाय एग्जाम्पल। ये शेख अली जी ने कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27, इस पर आगे हम बढ़े तो ये भी एक कथन है, और ये कथन किसका है इस पे चर्चा करें तो कथन है ऐतिहासिक प्रक्रिया में चेतना गतिमान तत्व है। ऐतिहासिक प्रक्रिया में चेतना गतिमान तत्व है। चेतना के संदर्भ में जो जानकारी है हीगल ने दी थी, तो यहाँ पे सही उत्तर हीगल होगा, क्योंकि हीगल ऐसा मानता है कि चेतना के माध्यम से इतिहास का कार्य होता है। ठीक है, और आगे हम लोग हीगल के संदर्भ में जब विशेष तौर पे पढ़ेंगे तो उसमें हीगल की जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है जो कहता है कि चेतना ही महत्वपूर्ण तत्व है और चेतना के माध्यम से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और द्वंद्वात्मक थ्योरी में वो कैसे बताता है कि विचार जो है वो बदलते रहते हैं, और ये आपस में जो है सिंथेसिस, एंटीथीसिस, थीसिस और सिंथेसिस का दौर चलता रहता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसको हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक थ्योरी के तौर पर प्रतिपादित किया था। आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हीगल सही उत्तर होंगे। इसके बाद अगला एक वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें ये वाक्य है कि जैसे प्रत्येक कवि अपने युग का कवि होता है, उसी प्रकार प्रत्येक इतिहासकार अपने युग का इतिहासकार होता है। कवि की ही भांति इतिहासकार की वाणी अपने युग की होती है। यह कथन किसने लिखा है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, शेख अली, शिलर, झारखंडे चौबे और के.पी. जायसवाल। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो झारखंडे चौबे है। झारखंडे चौबे ऐसा लिखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, उस पर चर्चा करें। तो अगला प्रश्न भी एक कथन है, और ये किसका कथन है? इतिहास का निर्माण सामाजिक अणु तत्वों से हुआ है। इतिहास का निर्माण सामाजिक जो तत्व है, अणु तत्व, अणु बेसिकली माना जाता है सबसे छोटा तत्व है जिससे कि निर्माण शुरू होता है। जैसे पृथ्वी के निर्माण के पीछे की बात भी है कि अणु से शुरुआत होती है। ये छोटे छोटे कण मिलकर के एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, और इसी तरीके से समाज चलता है। तो इसी तरीके से समाज के निर्माण का भी जो सबसे प्रारंभिक तत्व है जिसको हम अणु कह सकते हैं, उन्हीं अणु तत्वों के माध्यम से समाज का निर्माण हुआ है। सामाजिक अणु तत्वों के माध्यम से इतिहास का निर्माण हुआ है। ऐसा कहने वाला इतिहासकार कौन है? तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, हीगल, स्पेंगलर, टॉइनबी और मार्क्स। तो ये जो कथन है ये टॉइनबी के माध्यम से निकला है। टॉइनबी ऐसा कहते हैं, टॉइनबी ऐसा कहते हैं कि इतिहास का निर्माण सामाजिक अणु तत्वों से हुआ। इसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करें जो कि प्रश्न संख्या 30 है। तो नेतृत्व का ज्ञान इतिहास कराता है। यह कथन किससे संबंधित है? कौन इतिहासकार ऐसे कथन को प्रतिपादित करता है कि नेतृत्व का ज्ञान इतिहास कराता है? नेतृत्व मतलब लीडरशिप की जो नॉलेज है वो इतिहास के माध्यम से मिलती है। इतिहास के बहुत सारे उदाहरणों में हम इस बात को देख चुके हैं कि लीडर जो है वो जो व्यक्ति होता है उसको इतिहास में जो है स्थान मिलता है, क्योंकि उसने सोसाइटी को, अपने ग्रुप को लीड किया। ठीक है, तो इसका नॉलेज हमें इतिहास से मिलता है। कथन किसने कहा है? तो आचार्य नरेंद्र देव ऐसा कहते हैं। आचार्य नरेंद्र देव ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नेतृत्व का जो ज्ञान है वो इतिहास कराता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करें जो कि प्रश्न संख्या 31 है। इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपको है, ट्रेवलिन, डिल्थे, काम्टे और कांट। तो बेसिकली ये जो उत्तर होगा ये काम्टे होगा। काम्टे ऐसा कहते हैं कि इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है। इसके अलावा अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो अगला प्रश्न है इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि
और राजनीतिक इतिहास की कटौती है, कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन कहा है रेनियर महोदय ने। रेनियर महोदय ने ये कथन कहा है कि इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि है और राजनीतिक इतिहास की कटौती है। ठीक है, यहाँ से इतिहास का इस तरीके से विकास हो रहा है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, उस पर अगर हम चर्चा करें तो उसमें भी एक कथन है, और वो कथन है सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल अथवा राजनीतिक इतिहास अवर्णीय है। जब तक आप सोसाइटी का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आर्थिक इतिहास एकदम मरुस्थल की तरह है, कोई जानकारी नहीं देने वाला है, और वहीं राजनीतिक इतिहास अवर्णीय है, आप उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप समाज को नहीं समझेंगे तब तक आप इतिहास को नहीं समझ पाएंगे और ना समझा पाएंगे। तो ये कथन कहा है ट्रेवलिन ने। ट्रेवलिन नामक इतिहासकार इस कथन को कहता है, ट्रेवलिन नामक इतिहासकार इस कथन को कहता है। इसके बाद फिर एक और कथन है, आधुनिक इतिहासकारों का पुनीत कर्तव्य है कि नैतिकता के माध्यम से इन नवीन अस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाएं। ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन भी रेनियर महोदय के माध्यम से कहा गया है। रेनियर इस कथन को कोड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करें। इतिहास का निरंतर अग्रसरित होने वाली शक्ति है। इतिहास निरंतर अग्रसित होने वाली शक्ति, ये कथन किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, बटरफील्ड, ओकशॉट, रेनियर और चार्ल्सवर्थ। तो जो सही उत्तर होगा वो है बटरफील्ड। बटरफील्ड इस कथन को कहने वाले इतिहासकार हैं कि इतिहास एक निरंतर अग्रसित होने वाली शक्ति है, लगातार कंटिन्यूअस एक फोर्स है जो कि चलती चली जा रही है। ठीक है, ऐसा बटरफील्ड कहते हैं। इसके बाद फिर अगले उत्तर पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न है, इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। इतिहास क्या है? मानवीय स्वतंत्रता, स्वतंत्र व्यक्ति। ठीक है, रूसो, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रूसो स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देते हैं। ठीक है, स्वच्छंदवादी इतिहासकार या दार्शनिक के तौर पर उनकी गणना की जाती है, लेकिन फिलहाल ये रूसो का कथन नहीं है। ये कथन पर हम पहले पूरी चर्चा करें कि इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। इसके आंदोलनों का लक्ष्य साम्राज्यों का निर्माण नहीं बल्कि मानवीय इच्छा की स्वतंत्रता का निरंतर प्रयास करना है। मतलब निरंतर मानवीय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें साम्राज्य का निर्माण करना है, हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो निरंतर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। किसका? मानवीय समाजों का। तो ये कथन कहने वाला इतिहासकार कौन है? तो यहाँ पर हमारे पास फिर 4 ऑप्शन है, राके, लॉर्ड एक्टर, रेनियर और फिशर। तो यहाँ पे लॉर्ड जो एक्टर है वो सही उत्तर माने जाएंगे। उन्होंने इस कथन को जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो वो प्रश्न है, इतिहास विवेकशील बनने का आधार प्रदान करता है। किस लेखक का यह कथन है? क्या बनने का आधार प्रदान करता है? विवेकशील बनने का। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है हमारे सामने, बेकन, हेरोडोटस, डेवी और चार्ल्सवर्थ। तो सही उत्तर होगा फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के माध्यम से ये कथन आया है। वो इस बात को कहते हैं कि इतिहास विवेकशील बनने का आधार प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि इतिहास के माध्यम से हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं और विवेकशीलता हमारे अंदर आती है, ऐसा फ्रांसिस बेकन मानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने लिखा है कि किसी लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है? अर्थात इतिहास होगा तो कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अगर लक्ष्य नहीं है तो अर्थहीन है इतिहास, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है। इस वाक्य को किसने कहा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, ऑक्सफोर्ड, EH. कार्ल आर पॉपर और क्रोचे। तो सही उत्तर है कार्ल आर पॉपर।
कार्ल आर पॉपर ने ये कथन कहा है। सही उत्तर है कार्ल आर पॉपर। इसके बाद अगले प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 39 है, उसकी हम बात करें तो उसमें भी एक कथन है कि इतिहास के पास सिखाने योग्य कोई सबक नहीं है। ये किस विद्वान का कथन है? ठीक है, कायदे से ये कहा जाता है कि ये कथन बेसिकली ऐसा है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते हैं। ठीक है, इतिहास सीखने लायक नहीं है, अर्थात इतिहास से हम कुछ सीखते नहीं हैं। ये कथन बेसिकली हीगल के द्वारा कहा गया है। आदर्शवादी इतिहासकार हैं, वो इस बात को कहते हैं कि इतिहास भले ही बहुत सारी जानकारी देने वाला है, लेकिन हम इतिहास से सीखते नहीं हैं। ठीक है, कुछ भी सीखते नहीं हैं हम। और वो अक्सर ये बात होती भी है कि हम इतिहास से अगर सबक ले रहे होते तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनकी हम पुनरावृत्ति ना करते, क्योंकि इतिहास जो सीखने वाला विषय है, ज्ञान वाला विषय है, अगर हम वो चीज़ें सीख रहे होते तो समाज में इतनी सारी विसंगतियां आज के वर्तमान दौर में ना दिखाई पड़ती। तो ये कथन है, हीगल के माध्यम से कथन आया है। हीगल ऐसा कहते हैं कि इतिहास के पास सिखाने योग्य कोई सबक नहीं है, अर्थात इतिहास से कुछ सीखा नहीं जा सकता। इसके बाद अगला प्रश्न है 40, और ये भी प्रश्न एक कथन है, और ये कथन है इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। कि कौन सा इतिहासकार इस कथन को कहता है? तो ऑप्शन में है हेरोडोटस, टॉइनबी, कार्ल आर पॉपर और E.H. कार। तो यहाँ पर भी उत्तर है कार्ल आर पॉपर। वो कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि विज्ञान, इतिहास जो है वो विज्ञान है या कला। ठीक है, तो जैसे कि J.B. ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है कम ना ज़्यादा, तो वैसे ही कार्ल पॉपर कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। ये कला का समर्थन कर रहे हैं। अब विज्ञान और कला के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो उस दौरान ये बात हुई थी कि विज्ञान को लेकर के जो बहस है इतिहास के साथ, वो तब शुरू हुई जब विज्ञान जैसे विषयों का जन्म हुआ और सारी चीज़ें वैज्ञानिकता के उस परिदृश्य में देखी जानी शुरू कर दी गई। डार्विन का उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। डार्विन की पुस्तक 1859 में आई, जिसको हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जानते हैं, और उसके आने के बाद एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हुआ और उसी वैज्ञानिक आधार का प्रयोग करते हुए मानव और मानव के समाज को समझने की कोशिश की गई। तो विज्ञान की नज़र से चीज़ों को देखा जाने लगा और उसी दौर में इतिहास को भी विज्ञान से जोड़ लिया गया, क्योंकि इतिहास भी एक ऐसा विषय है जो क्रमबद्ध अध्ययन करता है, विज्ञान तथ्यों के आधार पर अध्ययन करता है। ठीक है, तथ्यों का संकलन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है विज्ञान में भी दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए इतिहासकारों ने और कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको विज्ञान के साथ जोड़ दिया। लेकिन विज्ञान के अलावा इसमें कला के भी गुण हैं, क्योंकि जब हम इसको प्रकट करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो सौंदर्यता भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, व्यक्तिगत विचार भी दिखाई पड़ते हैं, दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लेखन की स्वतंत्रता भी दिखाई पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं जो उसकी कला की तरफ इसको ले जाती हैं, कला वर्ग के साथ ले जाती है। तो इसीलिए एक समन्वयवादी अप्रोच इसके साथ अपनाया जाता है कि ये विज्ञान भी है और कला भी है। तो आगे हम लोग चर्चा करें और भी कौन कौन से प्रश्न हैं। तो कार्ल पॉपर इसके उत्तर होंगे। कार्ल पॉपर ने ये कथन कहा है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चले कि इतिहास को विज्ञान मानना गलती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, E.H. कार, बर्कली, गेरेंस्की और स्पेंसर। तो इसका उत्तर भी गेरेंस्की होंगे। गेरेंस्की ये कथन कहते हैं कि इतिहास को विज्ञान मानना गलती होगी, अर्थात ये भी कला का समर्थन कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इतिहास जो है वो विज्ञान नहीं है, वो कला के का ही विषय कहला सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़े, और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठता से लेकर के है। आपके सिलेबस में वस्तुनिष्ठता भी है, तो उससे भी कुछ प्रश्न हम देख लें। तो वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पक्षपात एवं पूर्वाग्रह रहित वर्णन, पक्षपात पूर्ण वर्णन, पूर्वाग्रह पूर्ण वर्णन और इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, पक्षपात एवं पूर्वाग्रह रहित वर्णन। वस्तुनिष्ठता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पक्षपात पूर्ण और पूर्वाग्रह रहित इतिहास जो है वस्तुनिष्ठ इतिहास के माध्यम से हो सकता है।
ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको जितना ज़्यादा हम वस्तुनिष्ठ बनाएंगे उतना सही और सटीक इतिहास हमको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पूर्वाग्रह और पक्षपात इतिहास को जो है विषयनिष्ठ बना देता है, और विषयनिष्ठता जितना हावी होगी ये उतना ही ज़्यादा साहित्य या कहानी के करीब चला जाएगा। ठीक है, तो ये कथन है कि वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है, तो पक्षपात एवं पूर्वाग्रह रहित वर्णन ही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता विशेषता है, किस चीज़ की विशेषता है वस्तुनिष्ठता? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कलात्मक इतिहास की, आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास की, इतिहास आर्थिक इतिहास की, सामाजिक इतिहास की। तो उत्तर होगा आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास की, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक जो इतिहास है वो वस्तुनिष्ठता को जो है प्रमोट कर रहा है, वस्तुनिष्ठता लाना चाह रहा है। इसके बाद वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या है, प्रमुख समस्या क्या है, इस प्रश्न पे चर्चा करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है। इस पे बात करें तो निष्पक्षता का अभाव एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है इतिहास में परिवर्तनशीलता है, सी ऑप्शन है पूर्वाग्रह की भावना है। तो अब ये बताइए कि कौन सा उत्तर इसमें हो सकता है, प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो प्रमुख समस्याएं जो हैं वो सभी हैं, यहाँ पे उपरोक्त तीनों होगा, इसका जो उत्तर होगा वो उपरोक्त तीनों होगा। प्रमुख समस्याएं, निष्पक्षता का अभाव दिखाई पड़ता है, ये एक बड़ी समस्या है। अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ होगा तो निष्पक्ष होगा। अब वस्तु क्या है, जिससे अब हम वस्तुओं को जो है अपने अध्ययन का आधार बनाएं तो वो वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। और वस्तुएं क्योंकि सामान्य रहती हैं, चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में हो, विश्व के किसी भी भाग में हो, वस्तुओं के गुण और दोष एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर इतिहास, ठीक है, बिना पक्षपात किए हुआ इतिहास दिखाई पड़ेगा। ठीक है, निष्पक्षता का अभाव नहीं, ये आपका बी और डी वाला जो है, इतिहास में परिवर्तनशीलता और पूर्वाग्रह की भावना, ये जो है आपका होगा, और ये उपरोक्त डी आपका आंसर इसमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि निष्पक्षता का अभाव जो है वो वस्तुनिष्ठता, क्योंकि निष्पक्षता का अभाव, हाँ ये भी आएगा। तो ये उपरोक्त तीनों इसके होंगे, यहाँ पर उपरोक्त तीनों इसके आंसर होगा। ठीक है, तीनों जो है वस्तुनिष्ठता की समस्याएं हैं। निष्पक्षता का अभाव, क्योंकि निष्पक्ष इतिहास होना चाहिए, इतिहास में परिवर्तनशीलता होती है इसीलिए वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, और पूर्वाग्रह की भावना जो होती है वो भी परेशानी क्रिएट करती है, इसलिए भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए उपयुक्त तीनों जो है होंगे यहाँ पर आंसर के तौर पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ अगर हम बढ़े, तो इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, किसका कथन है, कौन ऐसा कहता है? तो बटरफील्ड, E.H. कार, वॉल्स और J.P. ग्यूच, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसमें वॉल्स जो है वॉल्स ने इस कथन को प्रेषित किया था कि इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, सेलेक्टिव होता है, वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, इतिहास में सभी भागीदारी नहीं होते, या इतिहास में सभी शामिल नहीं होती, वो चयन करता है, जैसे कि प्रकृति चयन करती है। ठीक है, प्रकृति भी चयनात्मक स्वरूप है, प्रकृति का भी, वो भी चयन करती है कि कौन बेहतर तरीके से क्या कार्य कर सकता है, इसीलिए उसको वैसे कार्य सौंपे जाते हैं। तो इसी तरीके से इतिहास भी जो है का स्वरूप भी चयनात्मक है, ऐसा वॉल्स कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहासकार ना तो पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ है, इतिहासकार ना तो पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ है, ना विषयपरक, किस इतिहासकार का कथन है? तो डेविड थॉमसन ऐसा कहते हैं, डेविड थॉमसन ऐसा कहते हैं कि इतिहास जो है ना वस्तुनिष्ठ है और ना विषयपरक है। ठीक है, ये दोनों का समन्वय रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है। इतिहासकार जो है किसकी उपज है? परिस्थितियों की। परिस्थितियां इतिहासकार को जन्म देती हैं। और ये कथन किस इतिहासकार ने लिखा है? तो मेडलबॉम नामक इतिहासकार इस कथन को प्रेषित करता है। मेडलबॉम ऐसा लिखते हैं कि इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है। इसके बाद अगला प्रश्न, इतिहासकार का अनुभव है, किसका कथन है?
तो इतिहासकार का अनुभव है, ये कथन ऑक्सफोर्ड नामक इतिहासकार ने कहा है। ऑक्सफोर्ड ऐसा कहते हैं कि इतिहासकार का अनुभव है। इसके बाद फिर एक कथन है, अगला प्रश्न है 49, और उसमें कथन है कि समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु किस इतिहासकार ने लिखा है। कौन ऐसा कहता है कि समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु कहा जा सकता है? तो ये कथन है हीगल का। हीगल ऐसा मानते हैं, हीगल ऐसा कहते हैं कि समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु कहा जा सकता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है इस पहली यूनिट से संबंधित, इस पहले सेगमेंट से संबंधित, जिसमें हम लोगों ने इतिहास की परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा वस्तुनिष्ठता पर चर्चा की। इसका आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 50, और वो प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है? तो कार्ल बेकर नामक इतिहासकार है जो इस बात को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। ठीक है, वो खुद के इतिहास को लिखता है, निकालता है। जैसे कि सबऑर्डिनेट हिस्ट्री राइटिंग आज वर्तमान में चल रही है। आप देखें कि बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कि क्षेत्रीय इतिहास लेखन का कार्य कर रहे हैं। इतिहास अब सिर्फ प्रमुख व्यक्तियों का इतिहास बन करके नहीं रह गया है, तमाम ऐसे वर्गों को भी इतिहास में शामिल किया जा रहा है जिनको अभी तक इतिहास में भूमिका प्राप्त नहीं थी। तो ये 50 प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की, जो कि इतिहास की परिभाषाएं जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा कही गई हैं, और वस्तुनिष्ठता से जुड़े हुए प्रश्न इसमें शामिल थे। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे की जो यूनिट्स इकाइयाँ हैं, जिसमें हम लोगों को विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से जो इतिहास लेखन हुआ है उसके संदर्भ में बातचीत करना है। जैसे कि प्राच्यवादी इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, और कौन कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो इस प्रकार के विचारधाराओं से प्रेरित होकर के इतिहास लेखन का कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को विभिन्न जो इतिहास लेखक थे उनकी प्रमुख पुस्तकें और उनकी जीवन जो पद्धति रही है, जिस प्रकार की विचारधारा उन्होंने प्रतिपादित की, जो उनकी प्रमुख सिद्धांत रहे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे फिर कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें कि जर्मनी और इटली और बाद में फिर वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी हमें मिलती है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के लिए फिर इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और कमेंट करें, लाइक करें, और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और बेहतर जानकारी के साथ और बेहतर विषय वस्तु के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हो सकें और एक बेहतर ज्ञान का संचरण हो सके, संवाद हो सके आप सबसे, ताकि बेहतर एक कार्य हो पाए। आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। और उड़ान द फ्लाई को आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।